नमस्कार। न्यूज़ टाइम्स नेटवर्क के कार्यक्रम समाचार चक्र में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। आज गुरुवार है और दिनांक 7 जनवरी 2021 को हम चर्चा करेंगे आज के दैनिक समाचार पत्रों के प्रमुख हेडलाइंस पर, उनके संपादकीय पर और क्या खास प्रकाशित हुआ है ये भी देखेंगे। आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं अमर उजाला की। अमर उजाला ने बीती रात हुई गैंगवार की घटना को पहले पृष्ठ पर प्रकाशित किया है। इसे पहले पेज पर 4 कॉलम में दिया गया है। मऊ के पूर्व विधायक अजीत सिंह की कठौता चौराहे पर गोलियों से भून दिया गया था, उनकी हत्या कर दी गई। लीड खबर के ऊपर 5 कॉलम में अमर उजाला ने बदायूं के गैंग रेप की घटना को प्रकाशित किया है। इसमें एसटीएफ को जांच सौंपी गई है। इस खबर को लीड खबर के ऊपर दिया है अमर उजाला ने। दूसरे मुख्य पृष्ठ पर किसानों से संबंधित खबर को 2 कॉलम में फोटो सहित प्रकाशित किया है। यह खबर किसान कल्याण मिशन के शुभारंभ की है। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि थे। देश के 5 राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि को भी इसी पृष्ठ पर प्रकाशित किया गया है। इसमें बताया गया है कि इंसानों में भी संक्रमण का खतरा बना हुआ है। वहीं पंचायत चुनाव में आरक्षण व्यवस्था की खबर को भी अमर उजाला ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। खबर को 5 कॉलम में दिया गया है। इसमें जानकारी दी गई है कि पिछले 25 वर्षों में जो पंचायतें या वार्ड आरक्षित रही हैं, इस बार उन्हें आरक्षित नहीं किया जाएगा। अमर उजाला ने कोरोना वैक्सीन की खबर को अंतिम पृष्ठ पर विस्तार से प्रकाशित किया है। इसमें एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया के हवाले से बताया गया है कि संक्रमित ठीक होने के 14 दिन बाद ही टीका लगवाएं। अब देखते हैं दैनिक जागरण। दैनिक जागरण ने क्या खास प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण ने किसान कल्याण मिशन के उद्घाटन समारोह को पहली लीड बनाया है। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि थे। मुख्यमंत्री के बयान कि 70 साल तक वोट बैंक थे किसान को हेडिंग बनाया है। इसके साथ ही गैंगवार में पूर्व ब्लॉक प्रमुख की हत्या की खबर को भी पहले पृष्ठ पर 2 कॉलम में प्रकाशित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में किसान आंदोलन पर दायर याचिकाओं की सुनवाई के समाचार को भी दैनिक जागरण ने पहले पृष्ठ पर 3 कॉलम में जगह दी है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की पुस्तक द प्रेसिडेंशियल ईयर्स 2012-2017 के विमोचन की खबर भी दैनिक जागरण में पहले पृष्ठ पर है। इसमें बताया गया है कि मोदी ने मेहनत से प्रधानमंत्री पद हासिल किया था। बदायूं कांड, गुरु तेग बहादुर शहीद दिवस पर स्कूलों में अवकाश की खबरें भी दैनिक जागरण में पहले पृष्ठ पर हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बनाए गए धर्मांतरण विरोधी कानून को चुनौती की याचिका और इसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्वीकार करने के समाचार को अंतिम पृष्ठ पर प्रकाशित किया गया है। अब दैनिक हिंदुस्तान देखते हैं। दैनिक हिंदुस्तान ने आज क्या प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने बदायूं की घटना को लीड बनाया है। गैंगवार दूसरी लीड खबर है। टेरर फंडिंग की खबर भी पहले पेज पर 3 कॉलम में है। दूसरे मुख्य पृष्ठ पर किसानों से संबंधित खबर लीड है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है किसानों का मुद्दा बातचीत से सुलझाएं। किसान कल्याण मिशन की खबर को भी इसी पृष्ठ पर जगह दी गई है। नवभारत टाइम्स ने भी किसान मुद्दे कोई कोर्ट में सुनवाई को पहले पृष्ठ पर पहली लीड बनाया है। धर्मांतरण कानून की समीक्षा भी इसी पृष्ठ पर है। इसमें कोर्ट ने कानून की वैधता परखने का निर्णय लिया है। कोरोना की गति धीमी होने की खबर को भी नवभारत टाइम्स ने पृष्ठ 3 पर प्रकाशित किया है। लिखा है 6 माह बाद सिर्फ 118 नए केस। अब देखते हैं आज के संपादकीय में क्या खास है। चारों अखबारों में किस विषय पर संपादकीय दिए गए हैं। अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान और नवभारत टाइम्स ने किस विषय को संपादकीय के लिए चुना है। अमर उजाला, अब बर्ड फ्लू। अमर उजाला ने बर्ड फ्लू पर संपादकीय दिया है और बर्ड फ्लू की जो समस्या है, जिस तरह से वो फैल रहा है, उस पर अमर उजाला ने संपादकीय में लिखा है कोरोना वायरस और उसके नए स्ट्रेन के संक्रमण से जारी संघर्ष के बीच देश के कई राज्यों में बर्ड फ्लू के रूप में अब एक और आफत आ गई है। पक्षियों और जानवरों से इंसानों को भी संक्रमित कर सकता है ये वायरस। कोरोना वायरस के मुकाबले बेहद खतरनाक भी है ये।
संक्रमितों की मृत्यु दर 50% से अधिक। स्वास्थ्य के मोर्चे पर बर्ड फ्लू एक चुनौती तो है ही, इससे पोल्ट्री के कारोबार पर असर पड़ना तय है। अमर उजाला आगे लिखता है, इस समय राष्ट्रीय कार्यबल के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए यह सुनिश्चित करने की ज़रूरत है कि एवियन इन्फ्लुएंजा का संक्रमण और न फैले। अब दैनिक जागरण देखते हैं, दैनिक जागरण के संपादकीय का विषय क्या है। दैनिक जागरण ने किसान आंदोलन पर ही संपादकीय दिया है। दैनिक जागरण ने लिखा है, किसान नेताओं का रवैया। किसान आंदोलन पर टिप्पणी करते हुए दैनिक जागरण ने लिखा है, क्या ये अजीब नहीं कि सरकार तो कृषि कानूनों की कथित खामियों पर विचार करने को तैयार है, लेकिन किसान संगठन ही इससे पीछे हट रहे हैं। इसका सीधा मतलब है कि उनका इरादा किसानों की समस्याओं का समाधान करना नहीं, बल्कि सरकार को नीचा दिखाना है। आगे लिखता है दैनिक जागरण, उन्होंने पहले सरकार पर दबाव बनाने के लिए गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में ट्रैक्टर परेड निकालने की धमकी दी, फिर उसके रिहर्सल के नाम पर लोगों को तंग करने का फैसला किया। यह एक किस्म की ब्लैकमेलिंग है। दैनिक जागरण ने संपादकीय में आगे लिखा है, यह हैरान करता है कि एक वक्त जो दल और किसान संगठन ऐसे ही कानूनों की वकालत करते थे, वे अब किसानों को बरगलाने में लगे हुए हैं। और अधिक तीखी टिप्पणी करते हुए दैनिक जागरण ने इस संपादकीय में कहा है, चूँकि किसान नेता किसानों के बहकाने से बाज नहीं आ रहे हैं, इसलिए सरकार को उनके खिलाफ सख्ती बरतने के लिए तैयार रहना चाहिए। अब हिंदुस्तान देखते हैं। हिंदुस्तान का संपादकीय है, हैवानियत के बाद। दैनिक हिंदुस्तान ने बदायूं की दुष्कर्म की घटना को संपादकीय का विषय बनाया है। बहुत ही गंभीर और जघन्य घटना है। इस पर हिंदुस्तान ने संपादकीय में टिप्पणी की है, इंसानियत शर्मसार है। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में एक महिला के साथ हुई ज्यादती को जितना धिक्कारा जाए कम है। इस जघन्य अपराध ने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया है। इस घटना के बाद दिल्ली के निर्भया कांड की याद आना ही अपने आप में यह दर्शाने के लिए काफ़ी है कि यह हैवानियत जल्दी भुलाई नहीं जाएगी। नवभारत टाइम्स ने गणतंत्र दिवस की गरिमा विषय पर संपादकीय लिखा है। गणतंत्र दिवस 26 तारीख को जब होगा तो किसानों ने अपने आंदोलन की भी घोषणा की हुई है और कहा है कि वे ट्रैक्टर परेड राजपथ पर निकालेंगे। इसी विषय पर नवभारत ने संपादकीय लिखा है और चिंता व्यक्त की है कि ऐसे राष्ट्रीय महत्व के कार्यक्रम के मौके पर अगर किसान वहाँ परेड करेंगे और सरकार बलपूर्वक रोकने की कोशिश करेगी तो स्थिति बड़ी विषम होगी और देश और दुनिया में इसका बड़ा खराब संदेश जाएगा। नवभारत ने लिखा है, अविश्वास की एक गहरी खाई सरकार और किसानों के बीच खुद गई है। इसे जल्दी पट जाना चाहिए ताकि दुनिया में हमारी छवि एक अशांत समाज जैसी ना बने। आज के समाचार शीर्षक और संपादकीय पर चर्चा के बाद आज हम देखेंगे कि क्या विशेष प्रकाशित हुआ है। आज बड़े ही समाज के लिए महत्वपूर्ण खबर एक प्रकाशित हुई है, अमर उजाला में है। यह है उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन और संस्कृति मंत्री की यह घोषणा कि उत्तर प्रदेश में संस्कृति नीति बनाई जाएगी। डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने कल विभिन्न अकादमियों और संस्थानों के अध्यक्षों के साथ बैठक की और उसमें कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार बहुत शीघ्र एक संस्कृति नीति बनाएगी। इसके लिए 20 दिन में सुझाव मांगे गए हैं। उन्होंने बताया कि ये जो संस्कृति नीति होगी उसमें लोक कलाओं और संस्कृति के संरक्षण के लिए प्रयास किए जाएंगे। गांव-गांव में जो विभिन्न विधाओं में जानकार लोग हैं उनका सहयोग लिया जाएगा और नए विभिन्न विधाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे। जिलों में प्रशिक्षण करा के राम कथा, कृष्ण कथा और लोक कलाओं के कलाकारों को तैयार किया जाएगा। उसके लिए बहुत जल्दी उत्तर प्रदेश सरकार अपनी नीति बनाएगी। ये एक अच्छा समाचार है, इसकी चर्चा किया जाना जरूरी था। उत्तर प्रदेश का ही एक दूसरा प्रमुख समाचार है कि उत्तर प्रदेश में एक मध्य पूर्व की कंपनी
लुलु निवेश करेगी। इस कंपनी को उत्तर प्रदेश सरकार ने 20 एकड़ ज़मीन ग्रेटर नोएडा में दी है और ख़ास बात यह है कि ये कंपनी कृषि के क्षेत्र में निवेश करेगी। किसानों का जो उपज है, उत्पाद है, उसका प्रसंस्करण करना, उसकी पैकेजिंग करना, उसका निर्यात करना, उससे किसानों की आय बढ़ाने में काफ़ी लाभ मिलेगा। और कंपनी के जो स्वामी हैं उनका कहना यह है कि इससे हम 20,000 लोगों को रोज़गार देंगे। कंपनी का बड़ा कारोबार है और मध्य पूर्व में इनके लगभग 200 स्टोर हैं, अपने सुपर स्टोर हैं और इससे उत्तर प्रदेश में निवेश का मार्ग खुला है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बहुत प्रशंसा भी की है और कहा है कि योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में निवेश का एक माहौल बना है और यहाँ सुविधाएं मिल रही हैं। उन्होंने काफ़ी उत्तर प्रदेश की प्रशंसा भी की है। एक और खबर है जिसकी चर्चा की जानी चाहिए। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की पुस्तक का कल विमोचन था। पुस्तक का नाम है द प्रेसिडेंशियल ईयर्स 2012-2017। इसमें उन्होंने अपने अनुभव लिखे हैं और जो महत्वपूर्ण 2 बातें लिखी हैं उसमें एक तो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुशलता, उनकी परिश्रम, उनकी क्षमता पर उन्होंने खुले मन से प्रशंसा की है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये पद कमाया है, उन्हें ये पद अनायास नहीं मिला है, इसके लिए उन्होंने परिश्रम किया है और वो एक राजनेता हैं। दूसरी ओर उन्होंने टिप्पणी की है कि मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री बने तो वो नॉमिनेट किए गए थे, उनको सोनिया गांधी ने नियुक्त किया था। वो जो है नियुक्ति के रूप में उनको प्रणब मुखर्जी जी ने कहा है। इसके साथ ही पूर्व राष्ट्रपति ने एक और महत्वपूर्ण बात अपनी पुस्तक में लिखी है। उन्होंने कहा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री थे तो नेपाल के महाराजा ने नेपाल के भारत विलय का प्रस्ताव दिया था। ये प्रस्ताव उन्होंने स्वीकार नहीं किया और अगर इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री होती तो शायद उस प्रस्ताव को वो स्वीकार कर लेती। ये भी एक महत्वपूर्ण सूचना उनकी इस पुस्तक से मिलती है। ये चर्चित समाचार है आज का। न्यूज़ टाइम्स नेटवर्क के कार्यक्रम समाचार चक्र में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे दैनिक समाचार पत्रों के हेडलाइंस पर चर्चा के साथ, संपादकीय टिप्पणी के साथ और कुछ खास खबरों पर चर्चा के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।